हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग संविधान शुरू करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ हब क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग संविधान की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो दुनिया का जो पहला संविधान बना था, जो लिखित संविधान बना था, वो अमेरिका में बनाया गया था। और अमेरिका के द्वारा ही जो 1787 में जब वहाँ पे अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, और वहाँ पे जब बोस्टन की चाय पार्टी हुई, उसके बाद वहाँ पे संविधान लिखा गया। और आखिरकार 1787 के में वहाँ पे संविधान को अपनाया गया था, और उसी को ही पहला लिखित संविधान कहा जाता है। दुनिया का जो पहला संविधान है वहाँ से ही वही बना था। और अपना जो भारत है, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में क्या है कि हमने बहुत सारे देशों के संविधान है उनका अध्ययन किया, उनका निरीक्षण किया, और उसके बाद हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान को तैयार किया, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो कि दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान जो सबसे बड़ा है वो भारत का ही है। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि संविधान कैसे बना, इसकी कहाँ से शुरुआत होती है, ये संविधान सभा जो संविधान बनाने का विचार है सबसे पहले कहाँ से, किस के दिमाग में उपजा, वो कौन क्रांतिकारी थे जिनके दिमाग में ये विचार उपजा था। तो संविधान सभा से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो देखिए 1895 ईस्वी में क्या हुआ कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कई बार जेल जाके आ चुके थे। और जब हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय वो एक ऐसे प्रमुख नेता थे जो भारत को आज़ादी की तरफ ले जाने में उनकी बहुत महती भूमिका मानी जाती है। उसके बाद 1822 में गांधी जी ने जो कि उन्होंने विचार मांग की और ये विचार रखा कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि जो भारत है उसका जो संविधान बनेगा वो भारतीयों के ही द्वारा बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी बाहरले या अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेज़ों द्वारा बनाए जाए। उसके बाद 1928 में आते आते जब साइमन कमीशन भारत आ चुका था, 1927 में भारत में साइमन कमीशन भारत में आया, और उसके विरोध में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए। शायद आपको पता हो कि लाला लाजपत राय थे जो उनकी साइमन कमीशन के विरोध में, मतलब उन्होंने जनसभाएं की। उन जब जनसभाओं में पुलिस की लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उन्हीं के आक्रोश में भारत में कई दंगे फसाद हुए, और अंग्रेज़ों ने उन दंगों को बहुत बहुत निर्ममता, मतलब बहुत क्रूरता के साथ उनको दबा दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ही बात रखी गई कि भारतीय कभी भी ऐसा संविधान नहीं बना सकते कि जो सभी भारतीय हैं वो उनसे सहमत हो सके, क्योंकि उस समय भारत में मुस्लिम लीग, हिंदू, कांग्रेस, सिख, ये अपनी अपनी सांप्रदायिकता के कारण बटे हुए थे। लेकिन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। और 1928 में नेहरू, जिसे नेहरू समिति कहा जाता है, ने संविधान के लिए भारत का पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था।
उसके बाद 1934 में हमारे जो एमन रॉय, बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ मानते हैं इनको, इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की थी। और जब आखिर में क्या हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी ने पहली बार संविधान सभा की पेश की थी, वो थी 1935 में। 1935 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। उसी प्रकार आगे के विकास देखें संविधान सभा का, तो 1938 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान पर निर्वाचित हो। सार्वभौमिक वयस्क मतदान का मतलब होता है कि जो भारत के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 साल से हो चुकी है या 18 साल से ऊपर के हैं, वह स्त्री या पुरुष दोनों को समान रूप से मत देने के अधिकार के साथ एक मतदान प्रक्रिया द्वारा संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करें, और वह प्रतिनिधि संविधान सभा का निर्माण करे और संविधान तैयार करे। फिर अगस्त 1940 में एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की जो मांगे रखी गई थी 1938 में, उनके बाद अंग्रेज़ों ने संविधान सभा को मान लिया। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में पास हुआ था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में कि ये पता करने के लिए एक मिशन भेजा कि क्या भारतीय अभी संविधान सभा या संविधान बनाने के लिए कितने योग्य हैं। तो उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में, और 1942 में ही आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर चुके थे। उन्होंने ये भी नारा दिया था, महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि करो या मरो, क्योंकि उस समय देश की स्थिति दिशा इस प्रकार हो चुकी थी कि महात्मा गांधी जी को लग रहा था कि अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम आज़ाद कभी नहीं हो सकते। और अंग्रेज़ों के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं, और क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में भारत आया। इस क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जो संविधान सभा बनेगी वो निर्वाचित होगी। उनमें जो सदस्य होंगे, जो भी संविधान सभा में सदस्य होंगे, वह प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे। क्रिप्स मिशन में ये प्रावधान था कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वह प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे, ना कि वयस्क मताधिकार पे। उन्होंने ये मांग रखी थी। क्रिप्स मिशन के बाद 1946 के विकास घटनाक्रम पर नज़र डालें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था भारत में, और ये आखिरी मिशन था जिसने ये सिफारिश करनी थी कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे होगा। भारत को आज़ादी मिलने पर मतलब संविधान सभा का निर्माण कौन करेगा। आपको पता होगा कि 1945 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। और अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ सिफारिश करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन 1946 में, और जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ कि संविधान सभा का चुनाव होता है, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिख और अन्य दलों का निर्वाचन किया जाता है। और संविधान सभा को जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो संविधान सभा निर्वाचित हुई थी उसका निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसका जो निर्वाचन था वह प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा किया गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे राज्यसभा है,
हमारी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमारे राज्यों की विधान मंडलों द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जो संविधान सभा बनी थी, इसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानमंडल द्वारा किया गया था। कभी भी ये मतलब कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा बनी थी वो किस बेस पे दार थी। वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, ऐसे आते हैं चीज़ें, तो इनको आप थोड़ा समझें अच्छे से। जो हमारे निर्वाचक मंडल थे वो मैंने आपने पहले बता दिया कि प्रांतीय विधान मंडलों के निम्न सदन के सदस्य थे। प्रांतीय विधान निम्न सदन का मतलब होता है जो लोगों द्वारा चुने गए। जो निम्न सदन वो था जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते थे, उसको निम्न सदन बोलते हैं। जैसे आज हमारा लोकसभा है, उसको हम निम्न सदन बोलते हैं। और निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें कुल सदस्य बने थे 399। और इसमें ब्रिटिश भारत, जो कि स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत के अंडर में आने वाले जो क्षेत्र थे, वहाँ से 296 सदस्य चुने गए थे। और देसी रियासतें, जहाँ पे देसी राजवाड़े शासन करते थे अंग्रेज़ों की मदद से, वहाँ से 93 सदस्यों को मनोनीत करना था। आगे चलकर ये जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का जो निर्वाचन होना था, उनमें से 292 सदस्य प्रांत से चुने जाने थे और 4 सदस्य ऊंचायुक्त प्रांतों द्वारा। उनमें कौन कौन से थे? तो एक थी दिल्ली, अजमेर, मराठवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान। ये 4 प्रांतों से 4 सदस्य चुने जाने थे। और एक प्रतिनिधि के लिए कम उन्होंने एक जनसंख्या का निर्धारण किया था कि एक जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वह प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे चुना जाएगा, निर्वाचित होगा। इसमें मुस्लिमों और सिखों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। जो निर्वाचन हुए थे उसमें कुछ मुस्लिमों को सीटें दी गई थी और सिखों को भी दी गई थी। इसमें मुसलमानों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जबकि सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई थी। 210 सीटें उनमें सामान्य थी। अब इन 210 सीटों में से जो कांग्रेस थे, अब 210 सीटें सामान्य रह गई थी। अब जो 292 जो सीटें थी, उनमें क्या हुआ कि उसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि जो संविधान सभा का जो निर्वाचन या चुनाव हुए थे, उसमें देसी जो राजवाड़े थे या रियासतें थी, देसी रियासतें थी जो उस समय 582 के आसपास थी, उन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था, बल्कि धीरे धीरे वो इसमें शामिल हो गई थी बाद में। जैसे लास्ट तीन ऐसी देसी रियासतें थी, जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इनको बाद में भारत के जो आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद इनको मिलाया गया था। वो मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, इसमें क्या था कि जो मुस्लिम और सिख थे उनके लिए सीटें, आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के 3 सदस्यों को निर्वाचित हुए थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। इसमें आपको एक और बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत की आज़ादी के समय बहुत ही सख्ती के साथ पाकिस्तान की मांग रखी थी, और इन्हीं की ही कारण भारत से पाकिस्तान अलग किया गया था। नेहरू, गांधी जी और जो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा भी बहुत अच्छी तरह समझाया गया था जिन्ना को कि नहीं, आप ऐसा मत करिए कि सांप्रदायिकता के आधार पर देश को मत बांटिए, बहुत कुछ लोगों की जानें जाएंगी, हम अब भी आज़ाद हुए हैं, हम साथ में मिलकर देश को संभालें,
लेकिन जिन्ना इन चीज़ों नहीं समझा, वो इन चीज़ों को नहीं समझा, और उसने मुस्लिम आबादी के लिए एक जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, उनको मिला के एक पाकिस्तान प्रांत, पाकिस्तान का निर्माण किया था। और फिर क्या हुआ कि इस संविधान सभा से ना दो सदस्य थे, एक था तेज बहादुर सप्रू और एक जयप्रकाश नारायण। इनके मैं आगे बताऊंगा। जो जयप्रकाश नारायण है ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने क्या हुआ कि संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। आगे ये जयपुर, ये सीटें देख लेना आप थोड़ा, कि जयपुर में 3 सदस्य, जयपुर से 2, उदयपुर से 2, बीकानेर से 1, अलवर से 1, कोटा से। ये जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये क्या है कि ये देसी रियासतें थी उस टाइम भारत में। अब क्या हुआ कि जैसे ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, ठीक बाद में मुस्लिम लीग ने क्या किया कि संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बाहर से पृथक एक अलग देश की मांग रखी थी। उन्होंने मांग रखी कि हमें मुस्लिम आबादी के लिए एक अपना अलग मुल्क, अलग देश प्रदान किया जाए, हमें अलग देश दिया जाए, देश का बंटवारा हो। इसी मांग को लेकर उन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पंजाब के एग्ज़ामों में बहुत बार आया है, और सेंट्रल एग्ज़ाम के जो रेलवेज, एसएससी, उनमें भी बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये जो हमने जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, ये फ्रांस की पद्धति से लिया गया है कि जब बैठक होती है तो उस समय हमें अध्यक्ष की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई एक हो, अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, जो बैठक का संचालन कर सके, उसको एक नई सही दिशा दे पाए। तो ये फ्रांस के द्वारा ही हमें मिला हुआ है, फ्रांस की पद्धति से ही। और ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे उस समय, सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हीं के निर्देशन में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद ही, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद और 6 जुलाई को, जैसे एच.सी. मुखर्जी थे और उन्होंने शायद त्याग पत्र दे दिया था अपने अध्यक्ष पद से, उपाध्यक्ष पद से उनकी मृत्यु हो चुकी थी, सॉरी। तो 6 जुलाई 1948 को वी.टी. कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। हमें पहले याद रखना है, ज़्यादा मतलब इनमें नहीं देखना कि जो हमारे दूसरे कौन थे, डॉक्टर वी.टी. कृष्णमाचारी या कौन थे, नहीं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि अध्यक्ष पहले कौन थे, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। हम इतना ज़्यादा रहेगा। और बी.एन. राव को, इस बैठक में ही बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने ही संविधान का पहला प्रारूप दिया था, बी.एन. राव को। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की मार्गदर्शिका बनी। और ये संविधान, ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमें जो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो इस उद्देशिका प्रस्ताव ही है जो हमारे यहाँ संविधान में शामिल है, जिसे हम प्रेम्बल बोलते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। इसमें क्या था कि जो प्रस्ताव था, संविधान सभा की मार्गदर्शिका बनी, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखा गया है। इसे संविधान का दर्शन कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु देख लेते हैं अब, कि जो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना,
स्वतंत्र संप्रभु का मतलब बता दूं। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत ही अपने देश के बारे में निर्णय कर सकता है। कोई और देश भारत के ऊपर अपना निर्णय नहीं थोपेगा। कोई किसी और देश के द्वारा, जैसे ब्रिटेन के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भारत पर लागू नहीं होगा जब तक कि भारत के संविधान निर्माता जो जो या भारत सरकार है ये तब तक ना माने। भारतीय संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने आप में स्वतंत्र है, किसी और देश के का उपनिवेश नहीं है। इसका ये चीज़ मतलब होता है। और स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया था। एक तो वह क्षेत्र थे जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, मतलब जो ब्रिटिश भारतीय प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, जो सीधे उनके नियंत्रण में आते थे ब्रिटेन के। और एक भारतीय राज्यों के क्षेत्र। भारतीय राज्यों के क्षेत्रों का मतलब है कि जैसे देसी राज्य थे, देसी रियासतें थी, उनका जो भी क्षेत्र था वो भारतीय संघ में शामिल होगा। और अन्य वह सभी क्षेत्र, अन्य सभी क्षेत्रों का मतलब है कि जो आगे आने वाले सालों में भारत किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना चाहे, नए क्षेत्र को मिलाना चाहे, वह क्षेत्र या भारत के जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनको भी इनमें शामिल किया गया। और हाँ, यहाँ पे लिखा भी आ गया, ऐसे क्षेत्र राज्य जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहें। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे और आगे हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। उसमें हम इसमें जो आगे के जो प्रावधान है संविधान सभा का, उसमें कैसे मतलब संविधान सभा का विकास हुआ, कैसे आगे बढ़ी, कैसे उसने भारत के संविधान का निर्माण किया, वो सारी बातें आगे देखेंगे। सो थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल द ग्रोथ हब क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।